हेलो एवरीवन। हम सॉन्डर्स एंड क्लेक्स के ऑन्कोलॉजी यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 509 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आई होप अब तक आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। एंड आज की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे अपने क्वेश्चन सीरीज को। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 510, 511 एंड 512। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is caring for a client who is post-operative following a pelvic exenteration and the healthcare provider changes the client's diet from NPO status to clear fluid। NPO status से किस में रख दिया? NPO status से to clear fluid। The nurse should check which priority item before administering the diet, right? तो क्वेश्चन है एक पेशेंट है, उसका पेल्विक एक्सेंटरेशन हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव है, सर्जरी हो चुकी है। तो अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर HCP है, उसने पेशेंट NPO था, NPO स्टेटस से क्लियर डाइट स्टार्ट कर दिया है। तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा डाइट को एडमिनिस्टर करने से पहले, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन इज बावल साउंड, एबिलिटी टू एम्बुलेट, इन सीजन अपीयरेंस एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट? तो आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए क्या हो सकते हैं, ठीक है? ये पेल्विक एक्सेंटरेशन में बता दूं क्या होता है। पेल्विक एक्सेंटरेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, रिमूवल कर देते हैं। रिमूवल किसका? ऑफ ऑल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन होते हैं, किसके? ऑर्गन ऑफ पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में जितने भी ऑर्गन हमारे आते हैं, उन सब ऑर्गन का हम रिमूवल कर देते हैं। कौन कौन से आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा, रेक्टम एंड एनस, इन सब का हम रिमूवल कर देते हैं जो भी ऑर्गन पेल्विक कैविटी में आते हैं। तो इस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक एक्सटरेशन, राइट? तो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव है, जिसकी सर्जरी हुई है पेल्विक एक्सटेंटरेशन, जिसका मीनिंग है कि रिमूवल कर दिया है सभी ऑर्गन का पेल्विक कैविटी में जो भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो अब सब सोचोगे कि यूरिनरी ब्लैडर रिमूव कर दिया, रेक्टम रिमूव कर दिया, एनएस रिमूव कर दिया, तो वेस्ट को कहाँ से एक्सक्रीट आउट करेगा? तो क्या करते हैं, पेल्विक ये सर्जरी करने के बाद एक स्टोमा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? और फिस्टुला बना देते हैं जहाँ से स्टूल और यूरिन दोनों ही पास आउट करेगा उस स्टोमा से, राइट? एक स्टोमा क्रिएट कर देते हैं, उस स्टोमा के थ्रू यूरिन और स्टूल दोनों ही पास कर पाएगा पेशेंट, राइट? चलो इतना समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पोस्ट ऑपरेटिव हो गया, सर्जरी हो चुकी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डाइट क्लियर डाइट कर दिया NPO स्टेटस से। तो नर्स डाइट एडमिनिस्टर करने से पहले क्या चेक करेगी? तो यानी हमें पता चल गया GI रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट? GI रिलेटेड प्रॉब्लम है। और सर्जरी करने से पहले, ठीक है, जब भी सर्जरी होती है, सर्जरी करने से पहले हम क्या एनेस्थेसिस क्या देते हैं? एनेस्थीसिया। और जब भी एनेस्थीसिया देंगे तो ये क्या करेगा? टेम्परेरी लॉस कर देगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, टेम्परेरी सेंसेशन को लॉस कर देगा। तो यानी GI की सर्जरी हुई है, तो यानी इसको GI की सेंसेशन लॉस है, ठीक है? GI की सेंसेशन लॉस है। तो अब डाइट कब तक डाइट नहीं देंगे? जब तक क्लाइंट का पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न नहीं आ जाता, तब तक हम पेशेंट को क्या नहीं देंगे? क्लियर डाइट नहीं देंगे, राइट? क्लियर डाइट नहीं देंगे जब तक कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न नहीं हो जाता। इतनी बात क्लियर है? यूजुअली क्या होता है, 4 to 6 डेज में पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न हो जाता है, ठीक है? तो अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को असेस करने का बेस्ट क्राइटेरिया क्या है? उसके लिए हम क्या करते हैं? GI फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम ऑस्कल्टेट करते हैं बोवल साउंड को, राइट। अब हमें इतना पता चल गया, जब बोवल साउंड हमें
क्लियर सुनाई दे जाएगी, तब हमें पता चल जाएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न हो गया है, जीआई फंक्शन अप्रोप्रिएट हो गया है, ठीक है, तब हम क्लियर डाइट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यूटेराइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, रीनल से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करके हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। इन सीजन अपीयरेंस, ठीक है, इन सीजन अपीयरेंस देखेंगे, असेसमेंट करेंगे जहाँ पे इन सीजन हुआ है सर्जिकल साइट को, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किससे रिलेटेड, डाइट एडमिनिस्टर करने से पहले क्या प्रायोरिटी होगा, इन सीजन थोड़ी ना देखेंगे हम, वो तो इन्फेक्शन के लिए हम चेक करेंगे ना, कोई पुरुलेंट ड्रेनेज तो नहीं है इन सीजन साइट से, तो फिर ये भी ऑप्शन नहीं है, राइट। थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, एबिलिटी टू एम्बुलेट, कि उसकी एबिलिटी चेक करेंगे कि वो एम्बुलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी इनअप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट नहीं है, डाइट से रिलेटेड तो नहीं है ना, इससे हम डाइट कैसे चेक करेंगे, ठीक है, जीआई फंक्शन कैसे चेक कर पाएंगे इससे, तो ये भी नहीं है, ठीक है। बोवल साउंड हम क्या करेंगे, बोवल साउंड ऑस्कल्टेट करेंगे, जब बोवल साउंड रिटर्न आज हो जाएगा, ठीक है, जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे कि पेशेंट को क्लियर डाइट स्टार्ट करेंगे, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 511। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्लाइंट है इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हॉटकिंस लिम्फोमा। क्या है डायग्नोसिस उसका, हॉटकिंस लिम्फोमा, राइट। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट स्पेसिफिकली इन द क्लाइंट। तो एक क्लाइंट है, उसको हॉटकिंस लिम्फोमा है, तो जब नर्स असेस करेगी इस क्लाइंट को, जो जिसको कि क्या है हॉटकिंस लिम्फोमा है, तो स्पेसिफिकली क्या एक्सपेक्ट करेगी नर्स उस क्लाइंट के अंदर, जिससे कि वो ये पता लगा पाएगी कि उसको हॉटकिंस लिम्फोमा है। अल्टीमेटली मैं देखूं तो ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक साइन फॉर किसका, हॉटकिंस लिम्फोमा का, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है फटीग, वीकनेस, वेट गेन या एनलार्ज लिम्फ नोड्स, राइट। आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए क्या हो सकते हैं, राइट। अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हॉटकिंस लिम्फोमा क्या होता है, राइट। तो हॉटकिंस लिम्फोमा क्या होता है, इट इज ये क्या है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है किसका, ऑफ लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स इट इज अ सब टाइप ऑफ WBC का एक सब टाइप है लिम्फोसाइट्स, राइट, ठीक है। अब हमें पता चल गया हॉटकिंस लिम्फोमा क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो कि क्या है, एक सब टाइप है WBC का, ठीक है। अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो इसका कॉज क्या हो सकता है, एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जो होते हैं उनमें देखने को मिल सकता है, और एक वायरस है उसकी वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है, जिसका नाम है एप्स्टीन बार वायरस, राइट, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। ये भी क्या है, कॉज है हॉटकिंस लिम्फोमा का, राइट। तो अगर मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं, तो क्या होता है, ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, जब ये एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है लिम्फोसाइट्स का, तो साइन हमें किस में देखने को मिलते हैं, किस में मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, कॉमनली सीन इन लिम्फ नोड्स, ठीक है। और कि मैं क्या कह सकती हूँ, लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो स्वेलो हो जाती हैं, स्वेलो हो जाती है लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब क्या होता है, स्वेलो लिम्फ नोड्स जो होती हैं हमें मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलती है, क्लैविकुलर लीजन पर, क्लैविकुलर या फिर एंड सुप्रा क्लैविकुलर रीजन पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है।
या फिर स्प्लीन, या फिर बोन मैरो, राइट, या फिर बोन मैरो, या फिर थाइमस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए हॉटकिंस लिम्फोमा में लिम्फ नोड्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन से रीजन पर देखने को मिलते हैं, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा हमारा, क्लैविकुलर या फिर सुप्रा क्लैविकुलर रीजन पर। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन जाएगा हमारा स्प्लीन, अगर स्प्लीन भी ऑप्शन में नहीं है तो थर्ड ऑप्शन जाएगा हमारा बोन मैरो, अगर बोन मैरो भी ऑप्शन में नहीं है तो लास्ट में जाएगा हमारा थाइमस, राइट। लेकिन अगर ये चारों ऑप्शन में है तो मोस्ट प्रायोरिटी कौन सा आंसर होगा हमारा, क्लैविकुलर एंड सुप्रा क्लैविकुलर रीजन पर हमें लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो क्या होता है लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फ नोड्स का, क्योंकि स्वेलोइंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, ओके। जब अब इसके डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, ठीक है, लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। जब हम लिम्फ नोड बायोप्सी में करेंगे तो हम उसे कैसे पता लगा पाएंगे कि इसको हॉटकिंस लिम्फोमा है, ठीक है। जब हम लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे तो उसमें हमें एक क्या मिलता है, एक सेल देखने को मिलती है, एब्नॉर्मल सेल देखने को मिलती है, ठीक है, और उस सेल का क्या नाम है, रेड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है, रेड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है, रेड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलती है। इस सेल में इसकी खासियत क्या है, इसमें बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 30 to 50 नैनोमीटर, ठीक है, 30 to 50 नैनोमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया लिम्फ नोड हॉटकिंस लिम्फोमा क्या होता है, इट इज अ एब्नॉर्मल प्लोरिफिकेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, एक सब टाइप है WBC का, राइट। तो अगर कॉजेस की बात हमने करी कि कॉजेस क्या है इसका, एक तो एप्स्टीन बार वायरस, इसकी वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में, ठीक है। थर्ड चीज हमने क्या देखी, लिम्फ नोड्स में कॉमनली इसका साइन कहाँ देखने को मिलता है, लिम्फ नोड्स के अंदर। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलो हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो लिम्फ नोड स्वेलो होकर का एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, ये मोस्ट कॉमनली कौन से रीजन पर देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, सुप्रा क्लैविकुलर और क्लैविकुलर रीजन पर, ठीक है, क्लैविकुलर और सुप्रा क्लैविकुलर रीजन पर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड हम किस पे जाएंगे, स्प्लीन, अगर स्प्लीन भी नहीं है ऑप्शन में तो बोन मैरो भी नहीं है तो थाइमस, राइट। अगर चारों ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी आंसर क्या होगा हमारा, क्लैविकुलर और सुप्रा क्लैविकुलर रीजन, राइट। अब नेक्स्ट चीज, अब डायग्नोस करने के लिए हॉटकिंस लिम्फोमा को हम क्या करेंगे, लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, ठीक है। लिम्फ नोड बायोप्सी में हम ऐसे क्या खास बात देखेंगे कि जिसमें हमें पता चलेगा कि हॉटकिंस लिम्फोमा है। तो हॉटकिंस लिम्फोमा के में क्या होता है, जब हम लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे तो उसमें हमें एक एब्नॉर्मल सेल देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं रेड स्टर्नबर्ग सेल, राइट, रेड स्टर्नबर्ग सेल। इस सेल की क्या खास बात है, इसमें बायलोब न्यूक्लियस होता है, राइट, बायलोब न्यूक्लियस होता है, और इसका साइज कितना होता है, 30 to 50 नैनोमीटर, राइट, 30 to 50 नैनोमीटर। अब हमने इतना समझा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो क्या स्पेसिफिकली नर्स क्या चेक करेगी कि उसको पता चलेगा हॉटकिंस लिम्फोमा है उसको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फटीग, क्या फटीग देखेगी, ये स्पेसिफिक है हॉटकिंस लिम्फोमा में। फटीग तो हम और कोई डिजीज कंडीशन में भी हो सकता है पेशेंट को फटीग, तो जरूरी नहीं है हॉटकिंस लिम्फोमा में हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड वीकनेस, वही बात कि वीकनेस फटीग जरूरी नहीं है, स्पेसिफिकली नहीं है कि हॉटकिंस लिम्फोमा में ही हो, कोई और दूसरी डिजीज कंडीशन है पेशेंट को, उसके साथ भी हमें वीकनेस और फटीग देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। वेट गेन, ठीक है, हॉटकिंस लिम्फोमा में वेट गेन नहीं होता, क्या होता है, लॉस होता है। वेट गेन नहीं होता, वेट लॉस होता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है,
तो राइट ऑप्शन इज एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स, इट इज राइट आंसर। ठीक है, तो हॉटकिंस लिम्फोमा में क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है किसका, लिम्फ नोड्स का। और ये भी कहाँ में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, क्लैविकुलर या सुप्रा क्लैविकुलर रीजन पर, या फिर स्प्लीन या बोन मैरो या थाइमस, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 512। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद एडवांस ओवेरियन कैंसर, क्या है, ओवेरियन कैंसर है, द नर्स रिकॉग्नाइज विच मैनिफेस्टेशन एज टिपिकल ऑफ डिजीज। तो क्या है, ओवेरियन कैंसर है क्लाइंट को, तो ओवेरियन कैंसर के रिगार्डिंग नर्स स्पेसिफिकली क्या असेस करेगी इस क्लाइंट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया, हाइपरमेनोरिया, एबनॉर्मल ब्लीडिंग या एब्डोमिनल डिस्टेंशन, राइट। अब अपने ऑप्शन देख लीजिए क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है। ठीक है, ओवेरियन कैंसर है यानी कैंसर है यानी एबनॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ द सेल्स का एनलार्जमेंट हो जाता है एबनॉर्मली। ठीक है, प्रोलिफिकेशन हो जाता है एबनॉर्मल सेल्स का। ठीक है, एबनॉर्मल, और किसका एबनॉर्मल सेल्स का प्रोलिफिकेशन हो रहा है, ओवेरियन सेल्स का। ठीक है, ओवेरियन सेल्स एबनॉर्मली एनलार्ज कर रही हैं। ठीक है, एबनॉर्मली एनलार्ज हो रही हैं, प्रोलिफरेट कर रही हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर पर क्या पड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और जीआई पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जीआई पर प्रेशर पड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा। तो इन दोनों के रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीआई से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा जब प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर पड़ेगा ब्लैडर पर तो हमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, अर्जेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे हमें जब और एनलार्जमेंट हो, किसका एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जब एब्नॉर्मल सेल्स एनलार्ज कर रही हैं तो उसकी वजह से डिस्टेंशन हो जाएगा एब्डोमिनल एरिया का। ठीक है, एब्डोमिनल एरिया का क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा ड्यू टू द एब्नॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ द एब्नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे के रिगार्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया। ठीक है, क्या डायरिया होगा पेशेंट को, क्या स्पेसिफिक है ओवेरियन कैंसर के लिए, बिल्कुल भी नहीं है ना, ये हमें और डिजीज कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, तो डायरिया नहीं है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हाइपरमेनोरिया। ठीक है, और सी ऑप्शन है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग और हाइपरमेनोरिया रिलेटेड है किससे, यूटेराइन कैंसर से। ठीक है, यूटेराइन कैंसर से रिलेटेड है क्या हाइपरमेनोरिया एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ठीक है, जिसको यूटेराइन कैंसर है उसमें हमें देखने को मिलता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड हाइपरमेनोरिया। ठीक है, और हाइपरमेनोरिया तो वैसे भी नहीं होता है, हाइपरमेनोरिया क्या होगा, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, कैंसर ही ओवरी का है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन कहाँ से होगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन तो नहीं होगी। ठीक है, और फिर ये तो हम वैसे ही ऑप्शन को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, और एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है किससे रिलेटेड है, यूटेराइन कैंसर से, इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, राइट ऑप्शन है हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, एंड थैंक you very much. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much.